हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 1 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको कवर कर लीजिएगा। इसमें कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपको सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे के सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं सब कवर हो जाएं, और इससे आने वाले जितने भी सवाल होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में सभी के सभी आप सवाल करके आ पाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा करंट अफेयर से जो आपका छूट जाए। गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई करंट अफेयर्स। बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो इसकी प्रिपरेशन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन करंट अफेयर्स की रेगुलर पीडीएफ्स लेने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो GS1 से न्यूज़ आ रही है। उसमें कहा जा रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन राइजेस, यानी कि जो शहरी आबादी है वो बढ़ती जा रही है, शहरी आबादी बढ़ रही है। तो अभी नई रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की जो हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 है। उसमें कहना ये है कि 675 मिलियन यानी कि 67.5 करोड़ लोग जो हैं, द एस्टिमेटेड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया बाय 2035, तो 2035 तक इतने लोग जो होंगे वो शहरों में रह रहे होंगे 2035 तक। ये सेकंड हाईएस्ट होगा, जबकि चाइना जो है इससे भी आगे निकल चुका है। और चाइना में 1.05 बिलियन यानी कि 100 करोड़ से ऊपर लोग शहरों में निवास कर रहे होंगे। ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन इज बैक ऑन ट्रैक टू ग्रो बाय अनदर 2.2 बिलियन पीपल बाय 2050। तो कहा जा रहा है कि 2050 तक पूरे विश्व में 2.2 बिलियन यानी कि आप कह सकते हैं अराउंड 200 करोड़ लोग शहरों में रह रहे होंगे। 2035 तक जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की, जो भारत में अर्बन क्षेत्रों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो करीब करीब बढ़कर 43.2% यानी कि 43.2% हो जाएगी। रिपोर्ट नोटेड दैट द रैपिड अर्बनाइजेशन वाज डिलेड बाय द कोविड-19 पैंडमिक बट ओनली टेम्परेरीली। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि कोविड-19 की वजह से जो शहरीकरण में जो बढ़ावा था कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन ये कुछ एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए था। लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 कम हो रहा है उसी हिसाब से जो अर्बनाइजेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट GS2 की न्यूज़ आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स अनाउंस किए हैं, उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन है। क्योंकि इससे पहले जो वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो 2017 में बने थे। तो 2017 के बाद अब 2022 में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी इलेक्शन है। तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि जो इलेक्शन होगा टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड ऑन अगस्त 6 अगस्त को इलेक्शन होगा। क्योंकि वेंकैया नायडू जो इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनका टर्म 10 अगस्त को ख़त्म होने जा रहा है। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वो कौन कौन मेंबर्स होंगे उसमें, एक तो जो राज्यसभा मेंबर्स होंगे वो वोट देंगे उसमें, और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है राज्यसभा के वो भी वोट देंगे, और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो भी वोट देंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स, चाहे वो नॉमिनेटेड हों चाहे वो इलेक्टेड हों, वे सभी लोग ही वोट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के इलेक्शन के लिए। इसमें कोई भी MLA या MLC ये लोग वोट नहीं देते। लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, उनको इसका रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है गुप्त मतदान होता है, उसके थ्रू जो है इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। इलेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्क्रूपियसली मेंटेन सीक्रेसी ऑफ वोट। तो ये माना जाता है कि जो इलेक्टर्स हैं यानी कि जो वोट देंगे लोग बाग, वो जो हैं सीक्रेसी ऑफ वोट मेंटेन करके रखें। और ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी MP के लिए विप जारी नहीं कर सकती, कि कोई भी पार्टी जो है विप जारी नहीं कर सकती है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के इलेक्शन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है के वेणुगोपाल, जो इस टाइम पे प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल हैं, भारत के महान्यायवादी हैं। उनको 3 महीने के लिए उनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैज़ बीन रीअपॉइंटेड द कंट्रीज टॉप लॉ ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जुलाई 2017 में मिस्टर वेणुगोपाल जो 90 ईयर्स के हैं उनको अपॉइंट किया गया था टू सक्सीड मुकुल रोहतगी एज द अटॉर्नी जनरल। तो उस टाइम पे मुकुल रोहतगी हुआ करते थे 2017 में जो अटॉर्नी जनरल थे। उनके बाद मुकुल रोहतगी के बाद 2017 में मिस्टर वेणुगोपाल को लगाया गया था। और ये सीनियर एक लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और तब से ये ही लगातार पिछले 5 सालों से भारत के अटॉर्नी जनरल रहे हैं। द गवर्नमेंट टॉप लॉ ऑफिसर हैज़ अ टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। तो इनका जो टेन्योर था वैसे तो 3 साल का था, लेकिन मिस्टर वेणुगोपाल का जब फर्स्ट टर्म खत्म हुआ 2020 में, तो इन्होंने सिर्फ 1 ईयर टेन्योर की ही रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनकी एज काफ़ी हो रही थी। लेकिन सरकार ने फिर भी उनका बार बार उनका जो टेन्योर है वो
बढ़ाया है। गवर्नमेंट वॉज कीन दैट ही कंटिन्यूज एज द अटॉर्नी जनरल इन व्यू ऑफ द हाई प्रोफाइल केसेस ही वाज हैंडलिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केकू वेणुगोपाल जो हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट का कहना यह है कि केकू वेणुगोपाल को ही अटॉर्नी जनरल बने रहना चाहिए। नेक्स्ट आती है कि 63,000 फार्म कॉपरेशंस टू बी डिजिटाइज्ड। तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि 63,000 जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनको डिजिटाइज करना चाहिए, यानी कि जो पहले काम कागज़ों में हुआ करता था वो काम कंप्यूटरीकृत हो जाना चाहिए। द PACS विल बी डिजिटाइज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2516 करोड़, यानी कि 2,500 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगेंगे उनको डिजिटाइज करने में, विच विल बेनिफिट अबाउट 13 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। हर जो PACS होगा विल गेट अराउंड ₹4 लाख, 4 लाख रुपए मिलेंगे हर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को टू अपग्रेड इट्स कैपेसिटी एंड इवन ओल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल बी डिजिटाइज्ड एंड लिंक टू अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पुराने जो रिकॉर्ड्स होंगे उन सबको भी डिजिटाइज किया जाएगा जिससे कि वे एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर से लिंकअप हो जाएं। नेक्स्ट आता है G20 समिट एक्सपेक्टेड टू विन दिल्ली। तो G20 समिट की बात की जा रही है कि जो 2023 में भारत को G20 समिट की मेज़बानी करनी है, तो अब उस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये G20 समिट कहाँ पे होगा। क्या ये G20 समिट भारत में न्यू दिल्ली में होगा या जम्मू कश्मीर में होगा, इसके ऊपर भी चर्चाएँ हैं। तो इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू होस्ट द G20 समिट इन दिल्ली while a number of states including J&K and North East have been asked to suggest venues for about 100 preparatory meetings। अब देखिए, उससे पहले दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक जब भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी उस टाइम पे 100 से भी ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं। तो अब इन मीटिंग्स को कहाँ करा जाना चाहिए, तो चाहे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर हो या जो नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं, भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, अब ये सब कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास वेन्यू आ जाना चाहिए जिससे कि उन एरियाज़ में लोगों की आवाजाही बढ़े। अगर उन एरियाज़ में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी तो उससे वहाँ पे टूरिज़्म बूस्ट होगा और वहाँ की जो लोकल इकनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर लगाया गया है और जो फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस, वो डिप्टी CM बने हैं। तो ये छोटी सी न्यूज़ है लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में टर्मोइल हुआ, महाराष्ट्र के अंदर वहाँ की सरकार पलट दी गई। जो उस टाइम पे जो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद एकनाथ शिंदे जो रिबेल MLAs के साथ थे उन्होंने महाराष्ट्र के CM पद की शपथ ली है। नेक्स्ट आता है एंडोर्सर्स बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेम्स इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के लिए हम देखते हैं कि कई सारे एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स चलते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, चाहे वो टबैको ब्रांड हो और चाहे वो अलग अलग तरह के जो ब्रांड्स होते हैं, सभी के लिए जो एंडोर्सर्स हैं यानी कि जो उनको एडवर्टीजमेंट में लोग आते हैं वो भारत में ज़्यादातर या तो क्रिकेट स्टार्स आते हैं या जो फिल्म स्टार्स हैं वे लोग आते हैं। तो क्योंकि एक अलग ही जुड़ाव है भारतीयों का क्रिकेट से और सिनेमा से, तो जो भारतीय लोग हैं, जो भोले भाले भारतीय लोग हैं, वो उनकी बातें विश्वास कर लेते हैं और वो चीज़ें भी खरीदते हैं जो कि सही नहीं है, चाहे वो पान मसाला हो चाहे या कुछ भी हो। तो जून 9, 2022 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है गाइडलाइंस को फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022, कि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है यानी कि ऐसे एडवर्टीजमेंट जो लोगों को भ्रमित करते हैं या वो एंडोर्समेंट्स जो कि भ्रमित करने वाले हैं, 2022 के लिए प्रिवेंशन के लिए एक गाइडलाइंस लाई गई हैं सरकार द्वारा या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा। तो गाइडलाइंस ब्रॉट इन विद इमीडिएट इफेक्ट एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो सभी तरह के एडवर्टीजमेंट्स पे ये एप्लीकेबल होगा। वाइल द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 डज हैव अ प्रोविजन ऑन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 2019 के अंदर, इसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए प्रोविज़न है। CCPA ने एक पेनल्टी लगाई है 10 लाख रुपए की ऑन मैन्युफैक्चरर्स, एडवर्टाइजर्स, एंडोर्सर्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, और इसको जो है आगे बढ़कर 50 लाख रुपीज़ तक भी कर दिया गया है। इट कैन ऑल्सो प्रोहिबिट द एंडोर्सर ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट फ्रॉम मेकिंग एनी एंडोर्समेंट फॉर अप टू 1 ईयर। यानी अगर ये पाया जाता है कि वो एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था तो उसका जो एंडोर्सर है उसको अगले 1 साल तक के लिए बैन कर दिया जाएगा कि वो किसी भी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर सकता फॉर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रवेंशन, और उसके बाद भी अगर वो कुछ ऐसी करते हैं हरकतें तो उनको 3 साल तक के लिए भी बैन किया जा सकता है। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आती है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से न्यूज़ आती है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर।
सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आपको 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाना है वेस्टर्न घाट्स में, जिसकी एक रिपोर्ट आई थी एज़ पर द WGEP रिपोर्ट, जिसको कि गाडगिल रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें उनको देख लेते हैं। तो ये केरला में जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं उनको देख लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स माना जाता है कि तापी वैली से लेकर कन्याकुमारी तक 1490 किलोमीटर का वेस्टर्न घाट है, जिसमें से कि 15% घाट जो हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया में हैं। 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स मिलेंगी और 120 से ज़्यादा मैमल्स की यहाँ पे स्पीशीज़ मिलती हैं। 4000 से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या भारत की 27% जो इंडिया की स्पीशीज़ है फ्लावरिंग प्लांट्स की, वो आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगी। 645 स्पीशीज़ हैं एवरग्रीन ट्रीज़ की, जो कि घाट्स में एंडेमिक है, यानी सिर्फ वो यहीं पाई जाएंगी और कहीं भी नहीं मिलती। अराउंड 850 to 1000 स्पीशीज़ ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं, 350 स्पीशीज़ हैं चींटियों की। उसके बाद फिर 330 स्पीशीज़ हैं बटरफ्लाइज़ की, 174 स्पीशीज़ हैं ड्रैगन फ्लाइज़ और डेमसल फ्लाइज़ की, 269 मॉलस्क्स मिलते हैं यहाँ पे और 288 स्पीशीज़ मिलती हैं फिशेस की, और 41% जो है वो इसी एरिया में एंडेमिक है। तो ये बहुत ही हाई, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोफाइल है वेस्टर्न घाट की बहुत ही ज़्यादा रिच है। तो वेस्टर्न घाट्स में कुछ भी अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से केरला में चल रहा था, पिछले दिन हम देख रहे थे कि केरला में एक मेट्रो बनाने की बात की जा रही है, एक ट्रेन प्रोजेक्ट लाने की बात की जा रही है सिल्वर लाइन की। तो उसके वजह से जो वेस्टर्न घाट्स का जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आती है कि आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है कंट्री में इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में देखा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पे आया है। तो आंध्र प्रदेश ने अचीव किया है नंबर 1 रैंक इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर 2020-21 विद अ स्कोर ऑफ 97.89%। इसके पीछे गुजरात रह गया है 97.77 पे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आया है और तेलंगाना चौथे नंबर पर आया है। अलॉन्ग विद दोज स्टेट्स, हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब को टॉप अचीवर्स माना गया है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2020-21 बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। जॉइंटली इसको फॉर्मुलेट किया है DPIIT ने और वर्ल्ड बैंक ने। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा कि रुपये की वैल्यू जो है वो कैसे कैसे घटती जा रही है। पिछले दिन हम देख रहे थे कि रुपी 76 था, फिर 77 हुआ और अब 79 को भी ब्रीच कर गया है। यानी कि अगर आप मार्केट में $1 लेके जाएंगे तो उसके बदले आपको भारतीय रुपये में 79 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि जितना ज़्यादा इंडियन रुपी कम होगा, डिप्रिशिएट होगा, उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जाएगी। तो इंडियन रुपी हिट एन ऑल टाइम लो अगेंस्ट द US डॉलर, वीकनिंग पास्ट दी 79 रुपीज़ टू अ डॉलर मार्क, और 79.05 पे सेल हुआ $1 इंडियन रुपी में। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सपेक्ट्स द रुपी टू वीकन पास्ट द 94 रुपीज़ टू अ डॉलर मार्क बाय 29। तो फाइनेंशियल ईयर 2029 तक कहा जा रहा है, IMF का कहना ये है कि भारत की जो रुपया है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा कि वो 94 रुपीज़ पार कर जाएगा $1 के मुकाबले। देखिए यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर भारतीय रुपये $1 के मुकाबले जितना ज़्यादा होगा, भारत के लिए उतना ही चिंताजनक विषय ये इस वजह से है क्योंकि भारत का बहुत बड़ा अमाउंट तेल का बाहर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है भारत। अब जब भारत इतने ज़्यादा अमाउंट में तेल इंपोर्ट करता है, 85% कहा जाता है कि 85% जितना भी हम तेल यूज़ करते हैं, अगर हम पूरे दिन में 100 लीटर तेल करें तो उसमें यूज़ करें तो उसमें से 85 लीटर तेल हम किसी दूसरे बाहर देश से मंगाते हैं। तो अब उन देशों से तेल मंगाने के लिए जो हमें पैसे देने पड़ते हैं, जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, वो हम डॉलर्स में करते हैं। अगर हम वो डॉलर्स में पेमेंट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर $1 को ख़रीदने के लिए हमें 79 रुपये देने पड़ेंगे तो हमारे लिए खर्चा कितना बढ़ जाएगा। अगर यहीं पे रुपी स्ट्रांग होता और $1 की जगह अगर हमें 70 रुपीज़ देने होते या 60 रुपीज़ देने होते तो हम काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे और हमारी जो इकनॉमी थी वो स्ट्रांग थी। आपको इस तरह से समझना होगा कि जो भी कंट्री, यानी कि जो भी, अगर हम डॉलर के हिसाब से देखें तो जिस भी कंट्री की करेंसी डॉलर के मुकाबले घटेगी उस कंट्री की इकनॉमी भी वीक होगी। तो अगर इंडियन इकनॉमी की हम बात करें तो इंडियन इकनॉमी डॉलर के मुकाबले काफ़ी वीक चल रही है। सिंस मार्च दिस ईयर US फेडरल रिजर्व हैज़ बिन रेजिंग इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि US का जो फेडरल रिजर्व है, इसको मैंने पिछले दिनों भी कवर किया था करंट अफेयर्स में, कि US का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, जिसके वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, जो बाहर के लोग भारत में इन्वेस्ट करते थे, वो भारत से पैसा हटाकर, भारत से अपने डॉलर्स हटाकर USA में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अब अच्छे मिल रहे हैं। तो जब उनको वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छे मिल रहे हैं तो वो भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दिस इन टर्न हैज़ पुट प्रेशर ऑन इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, जैसे कि भारत की बात की जा रही है, विच हैव डेप्रीसिएटेड सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द US डॉलर सो फार दिस ईयर। RBI जो है वो ट्राई कर रहा है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके,
जो कि 95 मंथ हाई पे गया है 7.8% इन अप्रैल। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी ज़्यादा ही दिक्कत होगी। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो भी $600 बिलियन से कम हो गया है और $50 बिलियन कम हो गए हैं सितंबर 3 2021 से। सितंबर 3 2021 में सबसे ज़्यादा हमारा फॉरेक्स रिजर्व था $642 बिलियन। जो ड्रॉप है भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में, ये माना जाता है कि जो आरबीआई कुछ स्टेप्स ले रहा है जिससे कि रुपये की वैल्यू को स्ट्रांग बना के रखा जा सके, रुपये की वैल्यू बहुत जल्दी डिग्रेड ना हो, इसलिए आरबीआई जो कदम उठा रहा है उसके वजह से भी फॉरेक्स रिजर्व कम होता जा रहा है। अब बात ये आती है कि रुपये की वैल्यू को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो जो वैल्यू है किसी भी करेंसी की वो डिटरमाइन होती है डिमांड और सप्लाई पे। मान लेते हैं कि अगर किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर उसकी डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब सप्लाई जो होती है किसी करेंसी की वो बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू सिंपल सी बात है ड्रॉप हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जब उसकी डिमांड बढ़ती है करेंसी की तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो वाइडर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जैसे पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं यानी कि जैसे कि भारत में आरबीआई है, वो करेंसी की सप्लाई को डिटरमाइन करता है कि भारत में कितना रुपया घूमेगा। इस बात की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरबीआई के पास है। वाइल द डिमांड फॉर करेंसीज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। और जो डिमांड है करेंसी की वो डिपेंड करती है कि पूरे देश भर में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर। इन द फॉरेक्स मार्केट द सप्लाई ऑफ रुपीज़ इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। अब फॉरेक्स मार्केट में अगर हम देखें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देखें, तो रुपीज़ की सप्लाई किस चीज़ पर डिपेंड करती है। जो रुपीज़ की जो सप्लाई है रुपीज़ की वो डिटरमाइन होगी डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स की, कितने इम्पोर्ट्स की डिमांड है और वेरियस फॉरेन एसेट्स में। सो इफ़ देर इज़ हाई डिमांड टू इम्पोर्ट ऑयल, अब देखिए भारत, क्योंकि ऑयल का यहाँ पे एग्जांपल हमेशा इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत हेविली डिपेंडेंट है ऑयल के इंपोर्ट पे। हम कुछ और चीज़ इंपोर्ट करें ना करें लेकिन डेली बेसिस पे हमको तेल ज़रूर इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो डेली नीड्स हैं भारत में वो चलती रहें। अगर तेल महंगा आएगा तो तेल महंगा होने से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बाकी सभी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि सभी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती हैं और ट्रांसपोर्टेशन सीधे सीधे पेट्रोलियम पे चलता है। तो भारत में अगर तेल महंगा होगा तो उसकी वजह से सब्जियां महंगी हो जाएंगी, फल महंगे हो जाएंगे, और बाकी और जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। सो इफ़ देर इज़ हाई डिमांड टू इम्पोर्ट ऑयल इट कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ रुपीज़ इन द फॉरेक्स मार्केट। अब आप देखिए, अगर भारत में ऑयल को इम्पोर्ट करने की डिमांड बढ़ेगी तो क्योंकि हमें जब तेल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा तो हम रुपया ज़्यादा देंगे मार्केट में, तो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे जैसे रुपये की सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे रुपये की वैल्यू घटेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की सप्लाई होती है उसकी जो डिमांड है या उसकी जो वैल्यू है वो घट जाती है। द डिमांड फॉर रुपीज़ इन द फॉरेक्स मार्केट ऑन द अदर हैंड डिपेंड्स ऑन फॉरेन डिमांड। So for instance, when there is a great enthusiasm among foreign investors to invest in India, it can lead to an increase in the supply of dollars। तो मान लेते हैं कि अगर भारत में कभी ये enthusiasm हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहें बाहर के इन्वेस्टर्स की भारत में इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि भारत में डॉलर्स आएंगे, और भारत में डॉलर्स आएंगे तो भारत में डॉलर की सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे भारत की इकनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। Higher inflation in India suggests that the RBI has been creating rupees at a faster rate than the US Federal Reserve has been creating dollars। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है भारत में तो इसका मतलब हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि आरबीआई रुपीज़ को इतने तेज़ रेट पे प्रोड्यूस कर रहा है जितने तेज़ रेट पे डॉलर्स फेडरल रिजर्व के द्वारा, यूएस के बैंक के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है इसको। बात करते हैं कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो भारत में से कॉफ़ी के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हम कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। तो 19% राइज़ हुआ है कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स में इंडिया में से। एशिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, मतलब जो भारत है वो एशिया का तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। तो 2,24,293 टन, तो 2 लाख टन या 2.25 लाख टन के आप आसपास कह सकते हैं कि इतना हमने एक्सपोर्ट किया है, ये कॉफ़ी बोर्ड का कहना है। कंट्री ने एक्सपोर्ट किया है 1,88,736 टन्स इन द ईयर अगो पीरियड, पिछले साल इतना किया था। इंडिया शिप्स बोथ रोबस्टा एंड अरेबिका वेराइटीज़। अब देखिए ये कॉफ़ी की वेराइटीज़ हैं, रोबस्टा वेराइटी है और अरेबिका वेराइटी है। तो अरेबिका को बहुत अच्छा माना जाता है। जो शिपमेंट है रोबस्टा कॉफ़ी का जम्प्ड हुआ है 39%, तो 39% से रोबस्टा कॉफ़ी का शिपमेंट बढ़ा है, और अरेबिका कॉफ़ी का 16.75% से डिक्लाइन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिपमेंट जो है इंस्टेंट कॉफ़ी की वो भी बढ़ी है बाय 24% कंपेयर टू द ईयर अगो पीरियड। अब कुछ न्यूज़ उत्तराखंड से देख लेते हैं। उत्तराखंड की न्यूज़ आ रही हैं। एक सबसे पहली न्यूज़ आती है कि फियर्स ऑफ लेक बस्ट इन उत्तराखंड विलेज। अब देखिए उत्तराखंड का एक गांव है, वहाँ पर लेक बस्ट के लिए, यानी कि कहीं वहाँ पे लेक फट ना जाए,
इसका डर है लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को 2013 वाली जो आपदा है जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर में हुई थी, चौड़ाबाड़ी लेक में हुई थी केदारनाथ में, लोगों को वो चीज़ें ध्यान आती हैं कि वहाँ पे एक लेक बना हुआ था और वो लेक किस तरह से टूटा तो वहाँ पे सैलाब आ गया, वहाँ पे पानी बहुत सारा आ गया। तो इसी तरह से कुंवारी के जो रेसिडेंट्स हैं उनका कहना ये है कि लेक वाज लाइकली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ ब्लॉकेड इन द पाथ ऑफ द शंभू रिवर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है पिंडर नदी की, जो कि उत्तराखंड की मोस्ट टर्बुलेंट रिवर है। तो पिंडर नदी की एक ट्रिब्यूटरी शंभू रिवर में कुछ ब्लॉकेड हो गया था, यानी कि वहाँ पे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक लेक बनते जा रहा है। रेसिडेंट का कहना है उत्तराखंड के कुंवारी विलेज का, वो अलार्म रेज कर रहे हैं दैट अबाउट अ लेक क्रिएटेड इन 2013 ड्यूरिंग द डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। द लेक वॉज लाइकली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ ब्लॉकेड इन द पाथ ऑफ शंभू रिवर। द शंभू रिवर फ्लोज थ्रू कुंवारी टू मर्ज विद पिंडर नियरली 7 to 8 किलोमीटर्स बिफोर एंटरिंग चमोली। तो जो विलेजर्स हैं उनका फियर ये है कि इज़ रूटेड इन द मेमोरी ऑफ द बस्टिंग ऑफ द चौड़ाबाड़ी लेक। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि लोगों ने चौड़ाबाड़ी लेक का डिज़ास्टर देखा हुआ है तो लोगों को वहीं से वो उसको रिलेट करते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट हैं कल्याण सिंह रावत, जो कि एक पद्मश्री अवॉर्डी हैं अपने आप में, और मैती रिवॉल्यूशन जो था उत्तराखंड के अंदर एफॉरेस्टेशन कैंपेन जो था उन्होंने स्टार्ट किया था। उनका कहना यह है कि 1 किलोमीटर लंबा और 25 से 30 फुट गहरा जो लेक बना है पिंडर की ट्रिब्यूटरी पे, ये अपने आप में कॉज ऑफ वरी है सरकार के लिए भी और उस जगह के लोगों के लिए भी। पिंडर और शंभू रिवर जो हैं ये दोनों ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं, यानी कि ग्लेशियर से इसको पानी मिलता है और एनीवे फुल ऑफ वाटर अराउंड द ईयर, क्योंकि जब ग्लेशियर से पानी मिलता है तो साल भर ये पानी से लबालब रहती हैं। एन एडिशनल लेक बस्ट में इन सच केस कॉज ऑफ फ्लड एंड रिजल्ट इन द मैसिव डैमेज टू पीपल लिविंग इन गढ़वाल रीजन और विच चमोली अपार्ट। तो चमोली के आसपास काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर ये लेक फट गया। तो बात ये कही जा रही है, सरकार को ये चिताया जा रहा है कि इस लेक को डिसमेंटल किया जाए और इस लेक में से पानी जो है उसको निकाला जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है ड्रीम ऑफ बाइंग लैंड इन उत्तराखंड हिल्स स्टेट टू ब्रिंग इन हिमाचल लाइक लॉन्ग स्टेट। अब देखिए, जिस तरह से हिमाचल ने एक लॉ ला रखा है अपने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर कि कोई भी बाहर का व्यक्ति वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकता, उसी प्रकार से उत्तराखंड भी एक कानून लाना चाह रही है जिससे कि लोग जो हैं उत्तराखंड में आकर एग्रीकल्चर लैंड ना खरीद पाएँ। तो 2003 में एनडी तिवारी गवर्नमेंट जो थी उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 को अमेंड किया, जिससे कि उत्तराखंड का खुद का एक लैंड लॉ निकल के आया। तो जो 2003 का अमेंडमेंट था उसने अलाउ किया बाहर के लोगों को कि आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं उत्तराखंड में, लेकिन 500 स्क्वायर मीटर तक ही खरीद सकते हैं, ये लिमिट दी गई थी। इस लॉ को बाद में जो बीसी खंडूरी थे, भुवन चंद्र खंडूरी, उनकी सरकार ने 2008 में इसको अमेंड किया और इसको कम करके 500 से लेकर 250 स्क्वायर मीटर तक लिया है। उसके बाद 2018 में इसको वापस से अमेंडमेंट किया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत की गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके अंदर 2 नए क्लॉज जोड़े गए। These sections allowed any firm, group or individual to purchase agricultural land for the purpose of setting up industrial units। तो अब ये जो सेक्शंस लाए गए इनके साथ ये हुआ कि हम एग्रीकल्चर लैंड पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगा सकते हैं इन सिलेक्ट नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन उत्तराखंड। देयर हैव बीन डिमांड्स इन उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड के अंदर डिमांड्स उठ रही है काफ़ी टाइम से कि जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रोविजंस हैं उसी तरह की प्रोविजंस उत्तराखंड के अंदर भी इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। सेक्शन 118 जो है हिमाचल प्रदेश टीनेसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 का, उसमें सभी नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करा जाता है कि आप एग्रीकल्चर लैंड स्टेट के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं खरीद सकते। दोज हु सीक टू परचेज लैंड हैव टू सीक स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जिसको भी लैंड खरीदनी है उसको स्पेशल परमिशन लेनी होगी। अगस्त 2021 में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी उत्तराखंड के अंदर, जिसने कहा कि इसने डिमांड उठाई है कि एक टफर लैंड परचेज रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, यानी कि जो लैंड परचेज करनी है उत्तराखंड के अंदर वो थोड़ा मुश्किल हो जाए, जिससे कि पहाड़ों पर जो पहाड़ों की इकोलॉजी है, जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, वो मेंटेन रहे। चेयरमैन जो है कमेटी के और फॉर्मर उत्तराखंड चीफ सेक्रेटरी रहे हैं सुभाष कुमार, उनको चेयरमैन लगाया गया इस कमेटी का। उनका कहना यह है कि सेवरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर येट टू सबमिट डिटेल्स ऑफ लैंड परचेज बाय फर्म्स। तो कई सारे डीएम्स को जो उत्तराखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीएम हैं उन्होंने डिटेल्स अभी भी नहीं दी है कि किन किन इंडस्ट्रीज़ ने या दूसरे कमर्शियल पर्पसेस की वजह से उत्तराखंड के अंदर लैंड परचेज की गई है। तो उसके ऊपर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, तो ये बात की जा रही है। मॉनसून जो है उत्तराखंड पहुंच चुका है और येलो अलर्ट इशू हो चुका है। तो यूजुअल डेट, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ है, उत्तराखंड के ऊपर सवाल बन सकता है
कि जैसे हमें सबको ये पता है कि 1 जून जो है वो केरला के लिए ऑनसेट ऑफ मानसून की डेट है, कि भारत में मानसून 1 जून को आता है केरला में। लेकिन अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि उत्तराखंड के अंदर मानसून किस तारीख से माना जाता है कि मानसून जो है उत्तराखंड पहुँचेगा, तो इसके ऊपर सवाल बन सकता है कि जो यूजुअल डेट है फॉर द ऑनसेट ऑफ मानसून इन उत्तराखंड इज़ जून 20। तो 20 जून को माना जाता है कि उत्तराखंड का अंदर जो है ऑनसेट ऑफ मानसून होगा, विच मीन्स द साउथ वेस्ट मानसून इफ़ इट अराइव्स इन द नेक्स्ट 3 to 4 days एज प्रेडिक्टेड बाय द MET। तो लास्ट ईयर जो ऑफिशियल ऑनसेट ऑफ मानसून था वो 13 जून को आया था, यानी कि हम मान सकते हैं कि 20 जून से एक हफ्ते पहले आ गया था। और 2020 में ये 22 जून को आया था, यानी कि 2 दिन लेट आया था। जो उत्तराखंड का रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो देहरादून में है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि मनरेगा वेजेस को बढ़ा दिया गया है उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा स्कीम के तहत जो सैलरी मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, 2,209 रुपये से बढ़ाकर 213 रुपये कर दिए हैं। ये 1 अप्रैल 2022 से बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से 12.49 लाख जो जॉब होल्डर्स हैं, ये लैक होगा यहाँ पे, तो ये जो इतने लाख जो जॉब होल्डर्स हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। नियरली 50% जो वर्कफोर्स है वो गांव के एरिया के होते हैं, तो होते ही हैं, और गांव के एरिया के साथ साथ में महिलाएं होती हैं। तो जो 50% से ज़्यादा जो लोग मनरेगा स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं वो महिलाएं हैं। लास्ट ईयर स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया था नंबर ऑफ वर्किंग डेज गारंटीड पर ईयर टू द पुअर अंडर मनरेगा फ्रॉम 100 to 150। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उत्तराखंड में जो मनरेगा के तहत काम करने की जो परमिट है वो कितने दिन तक का है, क्या वो 100 दिन है, 150 दिन है, 200 दिन है, या 250 दिन है, या 50 दिन है, कुछ भी ऑप्शन पूछा सकते हैं, तो आंसर इसका 150 दिन होगा। नेक्स्ट आता है, एक फ्रूट के ऊपर बात की जा रही है। कफल द फ्रूट फ्रॉम उत्तराखंड इज लोडेड विद बेनिफिट्स। अब देखिए, कफल फ्रूट एक वाइल्ड फ्रूट है, इसको कोई उगाता नहीं है, पहाड़ों पे ये खुद उग जाता है, लेकिन लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो इसके ऊपर उत्तराखंड PCS जो है कोई भी सवाल बना सकता है। स्मॉल बेरीज टर्न डार्क रेड। अभी देखिए बहुत डार्क रेड कलर की हो जाती है पकने के बाद। इनका एक मीठा सा टैंगी और जूसी फ्लेवर है। हिली रीजन्स जैसे कि नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बहुत ज़्यादा मिलती हैं। मैंगोज़ कैन नेवर ग्रो इन लो टेम्परेचर। देखिए मैंगोज़ कभी लो टेम्परेचर में नहीं हो सकते, और कफल कभी हाई टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। तो ये बात इसलिए आ रही है, मैंगो को यहाँ पे रेफरेंस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि प्लेन्स में जिस टाइम पे गर्मी हो रही हैं तो वहाँ पे सब लोग आम खाते हैं, लेकिन पहाड़ में लोग बाग कफल खाते हैं। तो उनका कहना यह है कि मैंगो और कफल दोनों एक साथ नहीं उग सकते। कफल इज़ द अल्टीमेट समर फ्रूट फॉर पहाड़ीज। तो उनका कहना यह है कि जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं उत्तराखंड के अंदर, तो कफल जो है वो अल्टीमेट समर फ्रूट है उन सब लोगों के लिए। कफल बीइंग अ वाइल्ड फ्रूट कैन बी सीन इन द डेंस फॉरेस्ट रीजन्स इन ऑफ वेरी फेमस हिल स्टेशन इन उत्तराखंड। फ्रूट इज़ नॉट कल्टिवेटेड बाय एनी वन येट सोल्ड बाय मैनी। अब देखिए ये फ्रूट जो है ये लोगों के द्वारा उगाया नहीं जाता, लेकिन लोग इसको हार्वेस्ट करके, जो जंगलों में ये उगता है अपने आप ऑटोमेटिकली, तो लेकिन इसको बेचते काफ़ी लोग हैं। जो वीकली मार्केट है वो फ्लडेड रहता है रेड कफल से, और जो बच्चे हैं वो भी टूरिस्ट्स को इन चीज़ों में बेचते रहते हैं सड़कों पे। द शेल्फ लाइफ ऑफ दिस फ्रूट इज़ जस्ट 2 days। तो शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो इसलिए लोग बाग जो हैं इसको जल्दी ही कंज्यूम करना पसंद करेंगे। कफल जो है इसका एक लार्ज मार्केट है, और ये 100 से 120 रुपये पर किलो के हिसाब से बेचा जाता है। कफल इज़ बीइंग बिलीव टू हैव अ नंबर ऑफ मेडिसिन प्रॉपर्टीज़। इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, जो बॉडी को बहुत ज़्यादा नरिश रखता है, और आपको अल्सर जैसे डायरिया, अनीमिया, सोर थ्रोट फीवर, इन सब से बचाता है। जो इस ट्री की जो बार्क है, छाल है, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और ये अपने आप में एंटी एलर्जिक है, यानी कि जिनको एलर्जी की बीमारियाँ हैं उनके लिए कफल पेड़ की जो छालें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड एंटी एलर्जिक, कफल ट्री बार कैन प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम टूथ। अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा हो तो उसको भी इससे फ़ायदा होता है। और गार्गलिंग विद अ कंकॉक्शन ऑफ कफल कैन क्योर थ्रॉट इन्फेक्शन एंड गॉइटर। तो जिनको गॉइटर हो या थ्रॉट इन्फेक्शन हो उसको भी कफल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अपने आप में एक सुपर फ्रूट है या सुपर फूड है उत्तराखंड स्टेट का। इसके ऊपर सवाल बहुत उम्मीद है बन सकते हैं। तो ये थे 1 जुलाई के करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।